दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने देखा कि जो टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हमने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए थे उनके बीच में क्या डिफरेंस है, एक एक फीचर और कवरेजेस का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। लेकिन आज का ये वीडियो उतना ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आपको एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के इंग्रेडिएंट्स बताने वाला हूं। चाहे आप उन पांचों प्लान्स के अंदर से कोई भी प्लान चूज करते हैं या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी किसी दूसरी कंपनी का कोई दूसरा प्लान है, तो आज के वीडियो में बताए गए जो भी पॉइंट्स हैं अगर आप ये ध्यान से सुन लेते हैं तो फ्यूचर में आपको कवरेज के टाइम, क्लेम के टाइम या पॉलिसी खरीदते टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका डिसीजन हर पॉइंट पर स्मार्ट प्रूव होगा। आज के वीडियो में हम यह भी समझेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी जो मन लुभावने फीचर, शाइनी फीचर्स जो कि सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, वो कंपनीज आपके सामने पेश करती हैं, जिनको सुन के, जिनको देखकर हम पॉलिसी खरीद लेते हैं, जबकि वो फीचर्स, वो कवरेजेस जो हर क्लेम में हमारा साथ देने वाले हैं, हर क्लेम के टाइम हमें उनकी जरूरत पड़ने वाली है, उन पर हम फोकस करना भूल जाते हैं। तो आज के वीडियो में क्या जानेंगे, जो टॉप फंडामेंटल फीचर्स हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जिनका होना जरूरी है, जो आपका हर कदम, हर क्लेम पर साथ देने वाले हैं और जो आपके इन्वेस्ट किए गए एक एक पाई को वसूल करेंगे। वो फीचर्स एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कौन से होते हैं और वही फीचर्स आपकी पॉलिसी को बना देंगे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एवर। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सबसे जरूरी पॉइंट आता है दोस्तों, सम इंश्योर्ड यानी कि बीमित राशि। हेल्थ इंश्योरेंस हम खरीदते क्यों हैं? कल को अगर कोई हेल्थ इशू आ जाता है किसी भी बीमित व्यक्ति के साथ तो हमको एक इलाज लेना पड़ सकता है, किसी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, लेकिन ये कंपनी इलाज कितने रुपए तक का देगी, इस अमाउंट को सम इंश्योर्ड कहा जाता है। सम इंश्योर्ड को आपको समझाने का मेरा एक ही मकसद है कि आपकी पॉलिसी ओवर इंश्योर्ड भी ना हो, यानी आपकी एज है 28-30 साल की, 32 साल की और आप पॉलिसी ले रहे हैं 2 करोड़ रुपए की, तो वो पैसे की बर्बादी है, आप वो भी ना करें। और दूसरा कारण है आपकी पॉलिसी अंडर इंश्योर्ड भी ना हो, यानी आपकी एज है 55 साल की, 50 साल की और आपकी पॉलिसी है 5 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की, तो वो भी सही चीज नहीं है। इसलिए आइडियल सम इंश्योर्ड कैसे डिसाइड करना है, इसके लिए आपको 4 फैक्टर्स को कंसीडर करना जरूरी है। सबसे पहला फैक्टर है आपकी सिटी, आपकी जो रेजिडेंस सिटी है जहां पर आप फ्यूचर में कभी भी इलाज ले सकते हैं, वहां की मेडिकल इन्फ्लेशन कैसी है, वहां की महंगाई दर कैसी है, किसी भी सर्जरी का, ट्रीटमेंट का क्या खर्चा आएगा, ये सारी चीजें वेरीफाई करके ही एक आइडियल सम इंश्योर्ड आपको लेना चाहिए। दूसरा जरूरी पॉइंट है सम इंश्योर्ड कंसीडर करते टाइम एज। अगर मेरी एज है 30 या 32 साल की तो काफी कम सम इंश्योर्ड में मेरा काम चल जाएगा, लेकिन अगर मेरी एज हायर साइड पर है, 50 प्लस है, 55 प्लस मेरी एज है, तो मुझे हायर सम इंश्योर्ड लेना होगा, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी फ्यूचर में जाके इंश्योरेंस कंपनीज मेरा सम इंश्योर्ड बढ़ाने से मना भी कर सकती हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों हेल्थ कंडीशन। अगर मेरा लाइफस्टाइल अच्छा है तो चांसेस है कि फ्यूचर में मुझे कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ना पड़े, तो मैं काफी कम सम इंश्योर्ड भी ले सकता हूं। लेकिन अगर मेरा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, मुझे कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, कोई क्रोनिक डिजीज है, तो हो सकता है आगे फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन मुझे लेनी पड़े, तो इसके लिए मुझे ज्यादा सम इंश्योर्ड लेना चाहिए। और सम इंश्योर्ड डिसाइड करते टाइम चौथा सबसे जरूरी पॉइंट है आपका फैमिली साइज। अगर मैं अकेला अपने लिए पॉलिसी ले रहा हूं तो 5 लाख रुपए की पॉलिसी ले लूं, काफी है, क्योंकि मैं अकेला ही हूं उस 5 लाख रुपए को इस्तेमाल करने वाला। लेकिन अगर मेरी फैमिली में, मेरे फैमिली फ्लोटर प्लान में 6 मेंबर्स हैं, तो क्या 5 लाख रुपए की पॉलिसी काफी है? नहीं है, क्योंकि ज्यादा फैमिली मेंबर्स होने की वजह से मल्टीपल क्लेम्स के चांसेस हैं, तो उसमें ये सम इंश्योर्ड कम पड़ सकता है। तो इन चारों फैक्टर्स को डिसाइड करके, एनालाइज करके आप अपना आइडियल सम इंश्योर्ड चूज कर सकते हैं। दूसरा सबसे जरूरी फीचर है दोस्तों एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का आपका रूम रेंट। रूम रेंट क्यों जरूरी है? अब आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली है जिसका सम इंश्योर्ड आपने डिसाइड कर लिया। फ्यूचर में अगर किसी इलाज के लिए किसी इंश्योर्ड पर्सन को एडमिट होना पड़ता है तो उनका इलाज का अप्रूवल अमाउंट, वो इलाज कहां लेंगे, कितना खर्चा लगेगा और इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम पे करेगी, ये सारी चीजें उनके रूम रेंट पर डिपेंड करती हैं। यानी रूम रेंट वो रूम की कैटेगरी है जिसमें इलाज के दौरान इंश्योर्ड पर्सन को रुकना होता है और उसी के हिसाब से क्लेम का अप्रूवल भी आता है। जनरली हॉस्पिटल में कितनी तरह के रूम्स हो सकते हैं, पहले एक बार वो समझ लेते हैं। हॉस्पिटल के अंदर सबसे जो बेसिक कैटेगरी है वो जनरल वार्ड की होती है, जहां पर 8-10 पेशेंट्स एक साथ रहते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है ट्विन शेयरिंग की, यानी एक रूम के अंदर 2 पेशेंट्स रूम शेयर कर रहे हैं। तीसरी कैटेगरी है सिंगल प्राइवेट एसी रूम की, यानी एक रूम के अंदर एक ही पेशेंट है और उसके अंदर एसी इंस्टॉल्ड है। फोर्थ रूम कैटेगरी आ जाती है डीलक्स रूम की, उसके बाद स्वीट रूम होते हैं और उसके ऊपर भी कोई रूम कैटेगरी हो सकती है जो कि एक 5 स्टार होटल की तरह उस रूम को रिप्रेजेंट करेगी। अब ये तो हर तरह के रूम मैंने आपको बता दिए जो आपके हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आपको मिलेंगे, लेकिन आपकी पॉलिसी में जो रूम रेंट की लिमिट होती है वो कितने टाइप से मेंशन की जाती है। सबसे पहला
तरीका है कि परसेंटेज में आपकी रूम रेंट की लिमिट मेंशन होगी। मान लो मेरा सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए का और मेरी पॉलिसी कहेगी कि 1% का रूम रेंट आप क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब यह है रूम रेंट के लिए एक दिन का 10,000 रुपए मैं क्लेम कर सकता हूं। इस तरह की अगर आपकी पॉलिसी में परसेंटेज वाली भी कोई भी रूम रेंट कैपिंग है तो उससे बचें। दूसरी तरीके से आपकी रूम रेंट कैटेगरी जो मेंशन की जा सकती है वो है एक स्पेसिफिक कैटेगरी का रूम आपको बता दिया जाएगा, चाहे वो सिंगल प्राइवेट एसी रूम है या डीलक्स रूम है या ट्विन शेयरिंग है। इस कैटेगरी में आपको मैक्सिमम उसी कैटेगरी तक जो आपकी पॉलिसी मेंशन है आप रूम ले सकते हैं। अगर आप उससे ऊपर वाली कैटेगरी का रूम लेंगे तो आपके पूरे क्लेम अमाउंट से पैसा काट लिया जाएगा, यानी डिडक्शन होकर ही आपको क्लेम मिलेगा। तो उससे भी आपको बचना चाहिए। जो सबसे अच्छी कैटेगरी है वो है नो कैपिंग या कवर्ड एज पर एक्चुअल्स, यानी जिसमें कोई भी रूम रेंट की लिमिट नहीं होती है। उसमें आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं, उसमें कोई भी आपको कटौती फेस नहीं करनी पड़ेगी एज पर रूम रेंट कैटेगरी। यानी आपको यहां से क्या समझ में आया, परसेंटेज वाली रूम रेंट कैटेगरी वाली पॉलिसी आपको नहीं लेनी है। सिंगल प्राइवेट एसी रूम या कोई और स्पेसिफिक कैटेगरी वाली पॉलिसी आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ छोटे शहरों के लिए वो ठीक ठाक रहती है। बड़े शहरों में मेट्रो सिटीज में अगर आप जाएंगे जहां बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर सिंगल प्राइवेट एसी रूम जैसी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए डिमांड ज्यादा है, यानी पेशेंट्स उन रूम्स को लेने वाले ज्यादा हैं और हॉस्पिटल के पास वो रूम्स कम होते हैं। और इलाज के लिए फिर अल्टीमेटली आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको हायर रूम रेंट कैटेगरी लेनी होगी और उसके लिए प्रोपोर्शनल डिडक्शन आपको फेस करनी पड़ सकती है। यानी जितने अनुपात में आपका टोटल खर्चा बढ़ा है रूम रेंट चेंज करने की वजह से, उसी अनुपात में आपके टोटल क्लेम अमाउंट से कटौती कर ली जाती है। क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर डिफरेंशियल बिलिंग फॉलो की जाती है। जितना महंगा आपका कमरा होगा उतना ही महंगा आपका इलाज भी हो जाता है। जैसे हाईवेज पे हम जाते हैं तो आपने रोड साइड ढाबा देखे होंगे। ढाबे के अंदर क्या होता है, बाहर जो लोग बैठकर खाना खाते हैं उनका प्राइस लिस्ट अलग होता है, वो सस्ता रेट लिस्ट होता है। और जो एसी हॉल के अंदर बैठ के खाना खाते हैं उनकी डिशेज महंगी होती है, उनके प्राइसेस ज्यादा होते हैं। सेम हॉस्पिटल के अंदर भी डिफरेंशियल बिलिंग फॉलो की जाती है। तो अगर आपकी पॉलिसी में रूम रेंट कैटेगरी जो है वो किसी एक स्पेसिफिक टाइप रूम तक सीमित है तो उससे ऊपर का रूम लेने से आप बचें। मेरा कहने का इतना सा मतलब है। तीसरा जरूरी पॉइंट है दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है, लिस्ट ऑफ कैशलेस हॉस्पिटल्स। अब हेल्थ इंश्योरेंस का जो सबसे बड़ा फायदा है ना वो ये है कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है और आप इलाज लेने के लिए जाते हैं तो आपको एडवांस में कैश नहीं देना पड़ता। अब ये तो फायदा है कि आपको क्लेम मिल जाएगा, लेकिन आप सोचो अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती तो हॉस्पिटल आपसे कुछ एडवांस अमाउंट जमा करवाता, उसके बाद पेशेंट को एडमिट करता और आप उस इमरजेंसी में पैसा अरेंज करते या अपने पेशेंट को संभालते। तो हेल्थ इंश्योरेंस होने के बाद कैशलेस सुविधा का होना भी बहुत जरूरी है अगर आप इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। तो यह फायदा उठाने के लिए आपके शहर में जहां पर भी आप ये मेडिकल इलाज कभी फ्यूचर में ले सकते हैं, आपको अपने शहर के कैशलेस हॉस्पिटल्स के लिस्ट को चेक करना है। अब कौन कौन से कैशलेस हॉस्पिटल्स आपके शहर में होने चाहिए, उसकी सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो है सभी कैटेगरीज के हॉस्पिटल। मान लो कोई ऑर्थो का हॉस्पिटल है, कोई हार्ट से रिलेटेड जो डॉक्टर है वो भी कैशलेस लिस्ट में होना चाहिए। इसके अलावा जनरल फिजिशियन है वो भी कोई अच्छे डॉक्टर इस लिस्ट में होने चाहिए। यानी जो भी फ्यूचर में आपके अलग अलग ट्रीटमेंट्स के हिसाब से आपको जरूरत पड़ सकती है, उस कैटेगरी का हॉस्पिटल आपके इंश्योरेंस कंपनी की कैशलेस लिस्ट में होना चाहिए, ताकि आपको इलाज करवाते टाइम एडवांस कैश ना देना पड़े और अपने ट्रीटमेंट से भी आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। इसके साथ साथ आपको यह भी चेक करना है जो आपकी पॉलिसी में फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी के एज ग्रुप के हिसाब से भी कैशलेस हॉस्पिटल इस लिस्ट में होना चाहिए। अगर मेरी पॉलिसी में मेरे पेरेंट्स भी हैं तो एल्डरली एज के हिसाब से जो डॉक्टर्स हैं उनका भी कैशलेस टाई अप इस कंपनी के साथ में हो। और अगर मेरी पॉलिसी में बच्चे हैं तो बच्चों के ट्रीटमेंट से जुड़े हुए हॉस्पिटल्स भी इस कैशलेस लिस्ट में होने चाहिए, ताकि आप पॉलिसी देकर डायरेक्टली अपना ट्रीटमेंट ले सकें और डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल्स के बिल सेटल कर दे और आपको अपनी जेब से कोई पैसा लगाना ना पड़े। अब दोस्तों हमने एक सम इंश्योर्ड डिसाइड कर लिया है, एक रूम रेंट की कैटेगरी डिसाइड कर ली है या समझ लिया है वो कैसे चूज करनी है। उसके बाद हमने अपने हॉस्पिटल्स भी देख लिए हैं कि काफी सारे हमारे शहर में हैं। अब बारी आती है वेटिंग पीरियड की। वेटिंग पीरियड का मतलब यह है कि आपकी पॉलिसी के अंदर किस ट्रीटमेंट का इलाज कितने टाइम के बाद कवर होगा, यानी इंश्योरेंस कंपनी कितने टाइम के बाद आपका क्लेम एंटरटेन करेगी, उसे उस ट्रीटमेंट का उस कैटेगरी का वेटिंग पीरियड कहा जाता है। इनको चेक करना क्यों जरूरी है? मान लो आपको पता है कि आपको फ्यूचर में ये ट्रीटमेंट लेनी पड़ सकती है, अगर आपको उसका वेटिंग पीरियड पता होगा तो आप पहले से मेंटली तैयार रह सकते हैं कि इतने टाइम तक तो ये पॉलिसी में कवरेज आपको नहीं मिलेगी। वेटिंग पीरियड जनरली होते कितने तरह के हैं? सबसे पहला जो बेसिक वेटिंग पीरियड है वो है 30 दिन का। आपने पॉलिसी आज पहली बार खरीदी, पहले 30 दिन के अंदर आपको कोई भी ट्रीटमेंट एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट के अलावा नहीं मिलेगी, यानी चाहे कोई बीमारी हो, कोई सिकनेस हो, कोई इलनेस हो, तो पहले 30 दिन के अंदर इसका क्लेम एंटरटेन नहीं किया जाएगा। दूसरी मेजर कैटेगरी जो वेटिंग पीरियड की आती है वो है स्पेसिफिक डिजीज।
डिजीज। ये लिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स होती हैं जो आपको अभी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही हैं। ये इस तरह की ट्रीटमेंट है जो छोटी मोटी सर्जरीज हैं, ENT से जुड़ी हुई हो सकती हैं, या कोई स्पेसिफिक सर्जरी प्रोसीजर्स हो सकते हैं, कुछ डे केयर प्रोसीजर भी हो सकते हैं, जिनका वेटिंग पीरियड ज्यादातर 24 महीने का रहता है। कुछ कंपनीज में ये 12 महीने का भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये ट्रीटमेंट्स का वेटिंग पीरियड पहले से पता होगा तो आप कंफर्टेबली इस बारे में समझ पाएंगे कि ये ट्रीटमेंट आपको कितने टाइम बाद मिल जाएगी। तीसरी सबसे जरूरी वेटिंग पीरियड की जो कैटेगरी आती है वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्या होती है? आज मैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा हूं और आज से पहले जो भी मेरी मेडिकल कंडीशन है, जो मेरा इलाज चल रहा है, और वो कंडीशन मैं इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेयर करता हूं, तो वो मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज यानी PED कही जाएगी। अब बहुत से इसके बारे में भी सवाल हैं, कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि सर कितने साल पुरानी ट्रीटमेंट मेरे को बतानी चाहिए, डिस्क्लोज करनी चाहिए। भाई आपका चाहे कोई ट्रीटमेंट, कोई प्रोसीजर, कोई ऑपरेशन 15 साल पहले हुआ हो या आज ही कोई कंडीशन फ्रेश डायग्नोज हुई हो, आपको वो दोनों चीजें, जो भी आपकी कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री है, वो आपको अपने इंश्योरेंस कंपनी को बतानी चाहिए अगर आप फ्यूचर में किसी भी क्लेम रिजेक्शन या कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड ज्यादातर पॉलिसीज में 36 महीने से लेकर 48 महीने तक होता है और बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स आपको PED वेटिंग पीरियड मॉडिफिकेशन का एड ऑन भी दे देते हैं, जिससे आप ये 48 महीने और 36 महीने के PED वेटिंग पीरियड को कम करके 12 महीने या 24 महीने तक भी कर सकते हैं। उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना होगा। अब सवाल ये भी आते हैं, अगर हम अपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के वेटिंग पीरियड को कम करते हैं तो ये जो प्रीमियम लगेगा एक्स्ट्रा एड ऑन का, ये हमें हर साल देना होगा या एक ही साल देना होगा? ये आपको लाइफ टाइम में एक ही बार देना होगा। उसी टाइम आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का जो वेटिंग पीरियड है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आपको ये एक्स्ट्रा प्रीमियम इस राइडर का पे नहीं करना पड़ेगा। अब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड के अलावा भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वेटिंग पीरियड है जो आपको अपनी पॉलिसी खरीदने से पहले या खरीदने के बाद भी उसके अंदर जरूर चेक करने चाहिए। जैसे कि मैटरनिटी से रिलेटेड कितना वेटिंग पीरियड है आपकी पॉलिसी में, कैटरेक्ट की सर्जरी का कितना वेटिंग पीरियड है, नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करवानी पड़ती है तो उसका वेटिंग पीरियड कितना है। तो जो भी जरूरी वेटिंग पीरियड है वो एक बार अपनी पॉलिसी में जरूर चेक करें। ये सवाल अपने एजेंट से, अपनी कंपनी से जरूर पूछें अगर आपको अपनी पॉलिसी में देखकर ये समझ नहीं आते हैं तो। नेक्स्ट जरूरी पॉइंट आता है दोस्तों एड ऑन्स का। एड ऑन वो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो अपना प्रोडक्ट डिजाइन करती हैं वो एक बड़े ग्रुप ऑफ पॉलिसी होल्डर्स के लिए करती हैं और सबकी जरूरतें अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है एक एड ऑन की, एक कवरेज की मुझे जरूरत नहीं है और आपको जरूरत है, तो कंपनी क्या करती है स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर सिर्फ जरूरी फीचर्स ही देती है, उसके अलावा बाकी एड ऑन्स के तौर पर ऑफर कर देती है ताकि जिनको जरूरत हो वो अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं और बिना वजह पॉलिसी के प्रीमियम ना बढ़े। तो आपकी पॉलिसी में कौन कौन से जरूरी एड ऑन्स होने चाहिए अगर वो स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा नहीं है तो। इस लिस्ट में पहला नाम है कंज्यूमेबल आइटम्स का। ये वो नॉन मेडिकल आइटम्स होते हैं जो हर इलाज का हिस्सा है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये जो कवरेज मैं आपको बताने वाला हूं ये हर स्टेप पर, हर क्लेम में आपके काम आएंगी। इसी तरीके से जो कंज्यूमेबल कवर है, नॉन मेडिकल आइटम्स की कवरेज है, वो भी इसी लिस्ट में आता है। भाई कंज्यूमेबल आइटम, आप कभी भी कोई इलाज लेंगे, कोई बीमित व्यक्ति इलाज लेगा तो उसका 5 से 15% तक टोटल क्लेम अमाउंट का कंज्यूमेबल आइटम्स का डिडक्शन हो सकता है। तो अगर आपकी स्टैंडर्ड पॉलिसी में ये कवरेज नहीं है तो एड ऑन के तौर पर आपको कंज्यूमेबल कवर जरूर अपनी पॉलिसी में लेना चाहिए। इसके अलावा और कौन से एड ऑन्स हैं? पर्सनल एक्सीडेंटल कवर आप ले सकते हैं। किसी एडल्ट मेंबर की अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को बेनिफिट पास ऑन किया जा सकता है। पर्सनल एक्सीडेंट के बाद ओपीडी का भी आप एड ऑन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी बहुत फ्रीक्वेंट ओपीडी विजिट्स रहती हैं तो कुछ प्लान्स आपको राइडर देंगे ओपीडी का भी, जिसमें बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैटरनिटी स्टैंडर्ड प्लान्स का कई प्लान्स के अंदर हिस्सा नहीं है तो आप एज ए एड ऑन उसे ऐड कर सकते हैं और चाइल्ड बर्थ की कवरेज भी अपने प्लान में ले सकते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस एड ऑन है, यानी अगर कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाती है किसी इंश्योर्ड पर्सन को तो लंप सम बेनिफिट उन्हें मिल सकता है। यानी अपनी पॉलिसी को आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो क्या क्या जरूरी एड ऑन्स आपको चाहिए वो आप पॉलिसी खरीदने से पहले एक बार अपने एजेंट से, अपनी कंपनी से जरूर डिस्कस करें और उसके बाद ही इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें। इन सारे फीचर्स को एड ऑन्स पे के तौर पर देने का यह फायदा है कि जिनको जरूरत नहीं है उनको ज्यादा महंगा प्रीमियम नहीं देना होता और सिर्फ जिनको जरूरत है वो अपनी पॉलिसी में पिक एंड चूज करके ऐड कर सकते हैं और उसके हिसाब से प्रीमियम उनसे चार्ज कर लिया जाता है। नेक्स्ट जरूरी पॉइंट आता है दोस्तों फॉर चूजिंग द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो है आपकी इंश्योरेंस कंपनी को समझना। इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करती है, उसकी इंटेंशंस कैसी हैं, वो क्लेम देने में अच्छी है कि नहीं, इसके लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। डेटा के थ्रू कुछ रेशियोज निकाले जाते हैं, जैसे कि इनकर्ड क्लेम रेशियो। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था इनकर्ड क्लेम रेशियो क्या होता है। टोटल जितना इंश्योरेंस कंपनी सारा प्रीमियम कलेक्ट करती है उसके बदले कितने क्लेम्स वो डिसबर्स करती है, वो एक आइडियल रेशियो होना चाहिए फ्रॉम 65 to 85%। अगर वो है तो ये इनकर्ड क्लेम रेशियो अच्छा है, अगर इससे कम है
तो कंपनी थोड़ी सी कंजूसी कर रही है। होता है ना, एक फ्रेंड सर्कल में मान लो एक लड़का ऐसा होता है जो पैसे खर्चने में बहुत कंजूसी करता है, किसी से पैसे ले लेगा लेकिन वापस नहीं देगा, या फिर अगर कहीं पर कोई कंट्रीब्यूशन करके खर्चा हो रहा है तो वहां पर भी वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और कई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो बिना वजह भी खर्चे करते हैं, बिना पूछे, बिना ये सोचे समझे क्या इस चीज की जरूरत है कि नहीं, वो बिना वजह पैसे खर्च कर देते हैं। दोनों ही चीजों में दिक्कत है, यानी एक बैलेंस्ड एक्सपेंस होना चाहिए, जिस चीज की जरूरत है उस चीज पर ही खर्चा, जो क्लेम जेन्युइन है कवरेज के हिसाब से सिर्फ उसका ही क्लेम दिया जाए, तो उस हिसाब का इनकर्ड क्लेम रेशियो कंपनी का होना चाहिए। बिना वजह के क्लेम्स में एंटरटेन ना किए जाए और बिना वजह जो जेन्युइन क्लेम्स हैं उनको भी डिनाई ना किया जाए, ताकि आपको एक बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी मिल सके एक बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ। नेक्स्ट जरूरी रेशियो आता है दोस्तों क्लेम सेटलमेंट रेशियो यानी कि CSR। हालांकि इसके लेटेस्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इंश्योरेंस कंपनी के बताए गए डेटा को चेक करके एक बार जरूर वेरीफाई करें कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो कंपनी का अच्छा है कि नहीं। आप कुछ पास्ट ईयर्स का भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख सकते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको यह बताएगा अगर इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 क्लेम्स फाइल किए जाते हैं, उनमें से कंपनी ने कितने क्लेम्स को सेटल किया। अल्टीमेटली आपको यह बता देगा कि कंपनी की क्लेम सेटलमेंट की इंटेंशन कैसी है, कंपनी कितने क्लेम्स को सेटल करने में इंटरेस्टेड है। तो वो डेटा आपको यह बता देगा कि इंश्योरेंस कंपनी की प्रोसेस कैसी है क्लेम सेटल करने की, वो स्पीडी प्रोसेस है, एफिशिएंट प्रोसेस है, या उसमें बहुत ज्यादा डिले हो रहे हैं। नेक्स्ट जरूरी रेशियो जो आता है दोस्तों वो है सोल्वेंसी रेशियो, कि इंश्योरेंस कंपनी जो आपसे प्रीमियम कलेक्ट कर रही है क्या उसके पास इतना पैसा है भी कि वो आपको जरूरत के टाइम पर क्लेम दे सके। इसके लिए IRDA ने जो आइडियल सोल्वेंसी रेशियो डिफाइन किया है वो है 1.5 का, और आइडियल जो सोल्वेंसी मार्जिन है वो है 150% का। यानी अगर 100 रुपए की कंपनी की देनदारी है, क्लेम्स के रूप में टोटल लायबिलिटी है, तो 150 रुपए के एसेट्स उसके पास होने चाहिए ताकि वो जरूरत पड़ने पर सभी क्लेम्स को टाइमली सेटल कर पाए। तो अपने इंश्योरेंस कंपनी का सोल्वेंसी रेशियो या सोल्वेंसी मार्जिन भी आपको जरूर चेक करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्राइस, यानी आपको ये पॉलिसी कितने रुपए में मिल रही है, सालाना इसका प्रीमियम क्या है, ये भी आपको चेक करना है। अब आप कहेंगे कि सर आपने 5-6 पॉइंट्स पहले बता दिए, प्राइस का नंबर इतनी बाद में क्यों है? क्योंकि इंश्योरेंस में सस्ती पॉलिसी जरूरी नहीं है कि एक अच्छी पॉलिसी हो। पहले आपको कवरेज पर ध्यान देना है, पहले आपको बेनिफिट्स पर ध्यान देना है, पहले प्रायोरिटी अपनी जरूरतों को देनी है जो आपकी मेडिकल नीड्स है, उसके बाद प्राइसिंग का नंबर आता है कि सारी कवरेज, फीचर्स, कैशलेस हॉस्पिटल, सारी सुविधाएं होने के बाद मेरा प्राइस भी आइडियल होना चाहिए। प्राइस के अंदर आपको टोटल 3 चीजों को चेक करना है। सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि आपका जो करंट जो एनुअल प्रीमियम है वो कितना आ रहा है बाकी जो पॉलिसीज है उनके कंपैरिजन में। कहीं ये बहुत ज्यादा प्रीमियम तो नहीं है जो आपको लॉन्ग टर्म में काफी महंगा पड़ेगा। दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है प्राइसिंग में वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइस रिवीजन। आज तो पॉलिसी सस्ती है, लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनीज कितने टाइम के बाद प्राइस रिवाइज करती है, यानी हर साल प्राइस बढ़ सकता है या 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, या 5 साल का एज स्लैब है। आपको ये भी चीज वेरीफाई करनी है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसा नहीं है कि हर रोज आप इस पर काम कर रहे हैं। आप इसको चूज करने के लिए एक बार मेहनत करेंगे, उसके बाद आपका ये रिन्यूअल प्रोसेस रह जाएगा जो कि हैसल फ्री होना चाहिए। आपको हर साल नहीं सोचना है कि अब इसके प्राइस बार बार बढ़ रहे हैं। तो आप शुरू में ही वो चीज देखें कि कौन सी कंपनी का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है जिसके प्राइस रिवीजन ज्यादा नहीं है। तीसरी चीज आपको चेक करनी है आपकी प्रीमियम की फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप एनुअली प्रीमियम पे करेंगे, हाफ ईयरली करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, या मंथली प्रीमियम पे करेंगे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का। ये कैसे डिसाइड करेंगे भाई? आपकी जो इनकम साइकिल है वो मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, या एनुअली आप प्रीमियम पे कर देंगे, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी आपको चेक करना है। अगर बात करें सबसे कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा तरीका है, तो एनुअल प्रीमियम सबसे सस्ता होता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, यानी कि साल में 2 बार होगी, हाफ ईयरली होगी तो वो महंगा पड़ेगा, साल में अगर 4 बार होगी, क्वार्टरली प्रीमियम अगर आप पे करेंगे तो वो भी आपको महंगा पड़ेगा। लेकिन पहले आपको अपनी इनकम की साइकिल देखनी है कि वो कन्वीनियंट रहे, कि आपके ऊपर कोई भी बर्डन ये पॉलिसी का प्रीमियम महसूस ना हो। इस हिसाब से आप अपने पॉलिसी की प्रीमियम फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकते हैं। 8th पॉइंट है दोस्तों कोपेमेंट का। कोपेमेंट का मतलब यह है कोई क्लेम आएगा तो उसे शेयर किया जाएगा, उसका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज जो इंश्योर्ड पर्सन है, बीमित व्यक्ति है, वो देगा, और बाकी का हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी देगी। कोपेमेंट आपकी पॉलिसी में किसी ट्रीटमेंट में है कि नहीं, ये आपको जरूर कंफर्म करना है। अगर बाद में ये चीजें निकल के सामने आती हैं तो आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा और आपकी पॉकेट के ऊपर तो हैवी होने ही वाला है। कोपेमेंट कैसे लगाई जाती है? सबसे पहला टाइप होता है एज के ऊपर। अगर कोई पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा है 61 ईयर्स की एज के बाद, तो 20 या 30% तक की कोपेमेंट चार्ज की जा सकती है। तो ये पॉइंट जरूर कंफर्म करें। दूसरी कोपेमेंट हो सकती है जोन बेस्ड। देखिए कुछ प्लान्स आपको जोन बेस्ड प्रीमियम चार्ज करते हैं, यानी आप किस शहर में, किस स्टेट में रहते हैं
उसके हिसाब से आपसे प्रीमियम चार्ज करते हैं। अगर आप छोटे वाले जोन से, जैसे जोन बी से जोन ए में जाकर इलाज लेते हैं, तो आपकी ट्रीटमेंट के ऊपर कोपेमेंट हो सकती है। ये पॉइंट जरूर कंफर्म करें। और तीसरी कोपेमेंट हो सकती है नेटवर्क हॉस्पिटल्स को लेकर। कुछ कंपनीज ये कहती हैं अगर आप इन वाले हॉस्पिटल्स के अंदर, जो इनके प्रेफर्ड पार्टनर हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके अंदर इलाज लेंगे तो कोपेमेंट नहीं लगेगी, उससे बाहर इलाज लेंगे तो कोपेमेंट लगेगी। तो ये वाला पॉइंट भी आपको जरूर कंफर्म करना चाहिए, ताकि जैसा आप सोचते हैं कि आपको पूरा क्लेम मिलना चाहिए, वो सच में हकीकत भी हो। सब लिमिट्स, ये पॉइंट भी चेक करना बहुत जरूरी है। अलग अलग ट्रीटमेंट्स के ऊपर कंपनी एक फिक्स लिमिट सेट कर देती है कि इतने अमाउंट तक ही आप क्लेम कर सकते हैं, चाहे उसमें खर्चा कितना भी आए। आपकी पॉलिसी में किस ट्रीटमेंट के ऊपर क्या कोई सब लिमिट है या नहीं है, ये आपको पॉलिसी खरीदने से पहले चेक करना चाहिए। कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं, जैसे कि बहुत सारे प्लान्स में मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के ऊपर सब लिमिट है, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में भी कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं, उनके ऊपर सब लिमिट्स हैं, मैटरनिटी की सब लिमिट्स हो सकती है, कैटरेक्ट में पर आई की सब लिमिट हो सकती है, नी रिप्लेसमेंट की सब लिमिट हो सकती है, इनफर्टिलिटी की कोई ट्रीटमेंट साइकिल है उसके ऊपर सब लिमिट हो सकती है, एम्बुलेंस की पर हॉस्पिटलाइजेशन की सब लिमिट हो सकती है। तो आपकी पॉलिसी में सिर्फ आपको यह सवाल पूछना है, यह चीज चेक करनी है कि किन किन ट्रीटमेंट्स के ऊपर सब लिमिट है या नहीं है। अब दोस्तों बारी है 10th और फाइनल पॉइंट की, जो कि सबसे जरूरी पॉइंट है। और ये कोई भी पॉलिसी का फीचर या कोई भी ऐसा नहीं है कि ये कोई नाम है इसका, लेकिन ये इंटरनली हिडन टाइप से, यानी छुपे हुए तरीके से काम करता है, जिसका नाम है रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस क्लॉज। कंपनी कहती है कि अगर आपके किसी भी इलाज के दौरान हमें यह लगता है कि हॉस्पिटल ने या किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने किसी प्रोसेस के लिए, किसी प्रोसीजर के लिए, किसी ट्रीटमेंट के लिए, किसी आइटम के लिए ओवर चार्ज किया है, तो हम आपको जो मार्केट प्राइस है उसी का क्लेम देंगे। अब मान लो मैं किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होता हूं और वहां पर एक रूम रेंट का खर्चा पर डे का 15,000 रुपए चार्ज किया जाता है, जबकि मेरे शहर की जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वहां पर जनरली 5, 6, 7, 8 हजार रुपए तक रूम मिल जाता है। कंपनीज के पास मल्टीपल क्लेम्स आते हैं तो उन्हें पता रहता है कि कितने रुपए में रूम्स इस शहर में अवेलेबल हैं, तो 10-15% का इन्फ्लेशन चल जाता है, ओवर चार्जिंग चल जाती है। लेकिन बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो इन्फ्लेटेड बिलिंग को टारगेट करते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट्स के लिए। तो अगर कोई हॉस्पिटल ऐसा करता है, इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम अमाउंट से पैसा जरूर डिडक्ट करेंगे। लास्ट में दिक्कत क्या आ जाती है, हॉस्पिटल्स कहेंगे हमारे बिल को सेटल कीजिए, इंश्योरेंस कंपनी कहेंगी कि हम इतने बड़े हुए चार्जेस को पे नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके शहर के हिसाब से आइडियल इन्फ्लेशन रेट नहीं है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी इलाज आप चाहे पॉलिसी में लें चाहे अपनी जेब से करवाएं, पॉलिसी वाले ट्रीटमेंट को भी ऐसा ही समझें कि ये पैसा आप अपनी जेब से ही दे रहे हैं। जिस तरीके से आप अपनी जेब से करवाए गए ट्रीटमेंट में सवाल पूछते हैं कि अलग अलग चार्जेस क्या हैं, क्यों लगाए गए हैं, क्या इसमें कोई डिस्काउंट हो सकता है, इतने महंगे चार्जेस क्यों हैं, जो आइटम्स नहीं यूज हुए हैं उनका भी बिल क्यों लगाया गया है, अच्छे से बिल्स को वेरीफाई करना, इनवॉइसेस को चेक करना और उसके बाद उनको सबमिट करना, तब आप रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लोज की वजह से होने वाली डिडक्शन से बच सकते हैं। क्योंकि देखिए ये एक मोरल जिम्मेवारी भी है, अगर कोई ओवरचार्ज कर रहा है, देखिए हॉस्पिटल अपना प्रॉफिट देखेगा, हमें क्या देखना है भाई। अगर आप ठीक पैसा चार्ज कर रहे हो तो चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी दे चाहे हम पैसा दें, आपको अल्टीमेटली पैसा नहीं देना होगा। लेकिन अगर एक बार ओवरचार्ज हो जाता है, इन्फ्लेटेड बिलिंग हो जाती है, उसके बाद हॉस्पिटल उसे बहुत जेन्युइन नीड मानता है कि उसके बिल्स का पूरा सेटल होना जरूरी है। अगर आप उससे पहले उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ ऐसे जो हेडिंग्स हैं जिनको बिना वजह ऐड किया गया है, ऐसे खर्चे हैं जो कभी हुए ही नहीं उनको भी ऐड किया गया है, अगर आप ये सोचते हुए इग्नोर कर देंगे कि ये तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई डिडक्शन जरूर फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज डेली ऐसी डिडक्शंस को करते हैं और ऐसी इन्फ्लेटेड बिलिंग्स को फेस भी करते हैं। तो आपको रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस क्लोज का भी ध्यान रखना चाहिए किसी भी इलाज के लेते टाइम। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के सबसे जो मेजर इंग्रेडिएंट्स है ना वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको हर स्टेप पर हर क्लेम के टाइम काम आने वाले हैं। अब चाहे आपने पिछले वीडियो में बताई गई 5 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में से कोई प्लान चूज किया है, सेलेक्ट किया है, या आपकी पॉलिसी किसी और कंपनी से है, या आपका कोई और अलग प्लान है, अगर आप इस तरीके से जो मैंने चीजें बताई हैं इनको नोटिस करके, इनको वेरीफाई करके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे, तो आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी और आप एक बेहतर
बेहतर तरीके से अपनी पॉलिसी को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी होल्डर भी बन सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए कुछ वैल्यू क्रिएट की हो, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी कम्युनिटी बहुत स्पीड से बढ़ रही है और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट आपके मन में है इन पॉइंट्स को लेकर या किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस या और किसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लेकर, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं। मैं रविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।